जय श्री महाकाल दोस्तों, ज्योतिर्विद रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं श्रुति झा और इस वीडियो में हम आज बात करेंगे इस साल के सबसे बड़े गोचर परिवर्तन गुरु ग्रह का वृष राशि में आना। अभी तक मतलब कि अप्रैल के अंत तक गुरु जो है वो मेष राशि में है, लेकिन 12 सालों के बाद जो गुरु हैं वो वृष राशि में आ रहे हैं। तो आप 12 साल पहले जाके इमेजिन कर सकते हो कि 12 साल पहले हमारी ज़िंदगी कैसी थी। ऑफ कोर्स थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, क्योंकि उस समय महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा अलग जा रही थी और हमारा जो उम्र था वो अभी से 12 साल कम था। तो उस हिसाब से उस समय की लाइफ की प्रायोरिटीज़ अलग थी, अभी लाइफ की प्रायोरिटीज़ अलग है। उस टाइम में हो सकता है बहुत सारे बच्चे लोग स्टडी कर रहे होंगे, कुछ लोग शादी के योग्य होंगे, कुछ लोग रिटायरमेंट के योग्य होंगे। तो उस हिसाब से पर थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज़ अगर आप रिकॉल कर सकते हो तो ज़रूर करना। तो ये जो है कि गुरु ग्रह अभी तक मेष राशि में है और अक्टूबर तक राहु के साथ थे। तो गुरु चांडाल योग का निर्माण किया हुआ था, जिसकी वजह से गुरु का जो अपना जो एक कैपेबिलिटी है, एक जो टैलेंट है देने का, वृद्धि करने का, जहाँ भी देखते हैं अमृत ही बरसाते हैं। तो वो सारी चीज़ें गुरु ग्रह मेष राशि में रह के नहीं कर पाए। तो इस जो ये साल रहा होगा, एक साल, आई एम श्योर किसी के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा होगा। बहुत लोगों ने बहुत सारे प्लान किए होंगे, लेकिन वो वैसे नहीं चल रहे होंगे जैसा सोचा होगा। ऊपर से शनि की जो तीसरी दृष्टि है, नीच दृष्टि, वो भी गुरु ग्रह पे है। तो शनि की नीच दृष्टि होने के बावजूद गुरु ग्रह तो अपने आप को फ्री, स्वतंत्र तो महसूस ही नहीं कर रहे थे। तो वैसी स्थिति में गुरु का काम एक्सपेंशन करना, मतलब कोई भी चीज़ अगर स्टडी करनी है तो स्टडी में ही हायर स्टडीज़ करना, या शादी करना तो अच्छे शादी को एकम्प्लिश करना, या बच्चे का प्लान करना, उसको एग्जीक्यूट करना, इमिग्रेशन करना, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी धर्म से रिलेटेड काम करना, वो सारे एक्सपेंशन के काम होते हैं। और शनि उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, शनि होने नहीं दे रहा था। तो कहीं ना कहीं जो गुरु ग्रह थे मेष राशि में, वो अपने आप को कुंठित महसूस कर रहे थे। तो गुरु से प्रभावित लोग जो कि धनु लगन के हो गए या मीन लगन के हो गए, या जिनके भी गुरु की स्थिति अच्छी रही होगी, वो लोग गुरु या गुरु से संबंधित जो काम कर रहे होंगे, या टीचर होंगे, या धर्म से संबंधित कुछ काम कर रहे होंगे, प्रोफेसर होंगे, लिटरेचर पढ़ा रहे होंगे, इंस्टीट्यूट चला रहे होंगे, कॉलेज चला रहे होंगे, वो सभी कुछ नहीं कर पा रहे होंगे, मतलब जैसा सोचा होगा नहीं। तो उन सभी के लिए ये साल है, क्योंकि गुरु मेष राशि को छोड़ के वृष राशि में आ रहे हैं। तो अब शनि की दृष्टि से भी वो मुक्त हो गए, और राहु से तो अक्टूबर में मुक्त हो ही चुके हैं। गुरु ग्रह का पहले तो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, जो कि अभी कृतिका नक्षत्र में है। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। तो सूर्य जो है आत्मा है और गुरु जो है वो देव है। तो दोनों को मिला के धर्मात्मा योग बनता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा, आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट नक्षत्र आएगा वो रोहिणी नक्षत्र आएगा, वो चंद्रमा का नक्षत्र है। तो उसमें भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र है मंगल का, तो वो भी बहुत ही मांगलिक काम को होने के लिए ही वो नक्षत्र आया है। तो ये तीनों जो ग्रह हैं वो गुरु के मित्र हैं। तो जैसा कहा जाता है कि गुरु जैसे कि वृष राशि में आ रहे हैं, तो वृष राशि शुक्र की राशि है, और शुक्र जो है वो दैत्यों के राजा शुक्राचार्य हैं, और गुरु जो है वो देवों के राजा है। तो एक देवों के राजा दैत्यों के राजा के घर में आ रहे हैं किराएदार के रूप में 1 साल के लिए, क्योंकि नॉर्मली गुरु जो है एक भारी ग्रह है, और उनका जो गोचर होता है वो लगभग 1 साल से 13 महीने का रहता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रांजिट है,
जिसको कि हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइफ में एक इवेंट्स को, बड़े इवेंट को करने के लिए ही आते हैं। तो जो शुक्र की राशि में गुरु आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि दैत्यों के राजा, देवों के राजा को अपने घर में रखेंगे। तो जैसे कहा जाता है कि शुक्र और गुरु की में दोस्ती नहीं है, ज़्यादा मित्रता नहीं है, लेकिन फिर भी एक राजा दूसरे राजा का अपमान नहीं कर सकता, वो सम्मान करके ही रखेगा, क्योंकि वही राजा को राजा बनाता है। तो वो गुरु जो होंगे वो शुक्र की राशि में तो रहेंगे, लेकिन शुक्र जो है वो एक अर्थ प्रधान भाव है, स्थिर राशि है। तो अर्थ प्रधान भाव में रह के जो गुरु होंगे वो हल्के मेटेरियलिस्टिक होंगे। मेटेरियलिस्टिक मीन्स कि धन से संबंधित जो भी काम होंगे वो आपके इस समय एकम्प्लिश होंगे। तो जो शुक्र और गुरु भी शुक्र को थोड़ा कंट्रोल करेगा। अगर शुक्र गुरु को कंट्रोल करेगा, कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे कि शुक्र का जो काम होता है वो है कि वैभव, सुंदरता, लग्जरी, इन सारी चीज़ों को उन्मुक्त तरीके से यूज़ करना, मतलब नहीं सोचना, आगे पीछे नहीं सोचना है तो दिखाना कि हाँ मेरे पास लग्जरी है। लेकिन गुरु जो है उसमें मैनेजमेंट का काम करते हैं कि उसको किस तरीके से यूज़ करना, किस तरीके से धर्म में यूज़ करना, किस तरीके से अपने पढ़ाई के लिए यूज़ करना, किस तरीके से उसको विवाह के लिए यूज़ करना, संतान के लिए यूज़ करना। तो इन सब कामों को मतलब कि एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपने वैभव को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, उस काम के लिए गुरु आएंगे। तो गुरु कहीं ना कहीं उस धन को सही चीज़ों पे खर्च करवाएंगे, जो हो सकता है कि अभी तक गलत कामों पे खर्च हो रहे हों। तो ये हो गया। उसके बाद जो शुक्र जो है सुंदरता के, वैभव के कारक हैं, गुरु संतान के, ज्ञान के और विवाह के कारक है। तो ये साल एक तरह से ऐसा रहेगा, ये सारे जो इवेंट्स हैं, जो काम हैं, वो बहुत लोगों के एकम्प्लिश होंगे। तो यही है। लेकिन चूँकि पता है कि जो राहु जो है वो मीन राशि में अभी भी है, तो कहीं ना कहीं राहु के डिस्पोजिटर जो हैं वो गुरु ग्रह में विराजमान रहेंगे। तो गुरु कंप्लीट एक प्योर ग्रह नहीं होगा, उसमें राहु के डिस्पोजिटर रहेंगे। और उसकी वजह से जो गुरु का है, पांचवी जो दृष्टि है वो केतु पे भी पड़ेगी। तो जिस भी राशि वाले लोगों के केतु जिस भाव में हैं, उस भाव से आप अभी कुछ महीनों से, अक्टूबर महीनों से थोड़े डिटैच्ड फील कर रहे होंगे। मान लीजिए किसी का थर्ड हाउस में केतु है तो वो परिश्रम करने से डिटैच हो रहे होंगे, या सातवें घर से में केतु है तो जैसे मीन लगन वालों का सातवें घर में केतु होगा तो वो अपने पार्टनर को लेके थोड़े कंफ्यूज्ड हो रहे होंगे कि एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा होगा अपने पार्टनर को लेके कि ये क्या चल रहा है। तो वो क्लैरिटी आएगी, केतु को वो एक्टिवेट करेंगे। और केतु एक मेलेफिक प्लैनेट है जो कि एक ही ग्रह की बात सुनता है, और वो है गुरु ग्रह। तो गुरु और केतु जब मिलेंगे तो वो कुछ अच्छे काम को करने के लिए ही होंगे। तो ये हो गई राहु के डिस्पोजिटर की बात। नक्षत्र की बात भी मैंने कर दी है। तो अभी जैसे कि 1 मई को गुरु का गोचर होने जा रहा है, तो वो फिर 7 मई को अस्त हो जाएंगे, और उसके बाद अगले महीने 3 तारीख को वो फिर उदय होंगे। तो 1 महीने अस्त होंगे। तो गुरु का जो एक असर है वो अभी देखने को नहीं मिलेगा, वो जून के बाद ही देखने को मिलेगा। और फिर 9 अक्टूबर को वो वक्री हो जाएंगे, फिर 4 फेब को वो मार्गी हो जाएंगे, और उसके बाद 14 मई को वो अगली राशि में चले जाएंगे, मिथुन राशि में। तो ये एक तरह से गुरु का गोचर होगा। और इसमें क्या है कि चूँकि राहु मीन राशि में ही प्रेजेंट है, तो ये है कि ये जो गोचर है वो पहले वाले गोचर से, मेष राशि वाले गोचर से बहुत मामलों में बेहतर होगा। लेकिन एक चीज़
जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे होंगे कि जो राहु जो है वो मीन राशि में ही विराजमान है, और जो दूसरी राशि से मतलब इससे वेधा दोष का भी निर्माण हो रहा है कि गुरु करना तो बहुत कुछ चाहेगा, लेकिन थोड़े ऑब्स्ट्रक्शंस ज़रूर प्रोड्यूस होंगे। वो मतलब ऐसा नहीं है कि 100% रिज़ल्ट मिलेगा ज़रूर, लेकिन 100% एक कंप्लीट सेटिस्फैक्ट्री वाली जो रिज़ल्ट होती है ना, वो मिलने में दिक्कत होगी, क्योंकि राहु 12वें घर में बैठा हुआ है। वो गुरु को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। जैसे कि मीन लगन वालों के लिए होगा कि वो तीसरे घर में